Hello my dear friends, welcome to my YouTube channel Amar's Academy Easy Way to Learn। दोस्तों, आज हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए कुछ नई चीज़ लेकर आए हैं, जिसमें ऐसा आप लोगों को दिख ही रहा होगा, मैथ के वीडियो होने वाले हैं। और ये वीडियो मोस्टली लेखपाल की जो वैकेंसी आने वाली है, जो चल रही है, पेपर जो होने वाला है, फॉर्म तो कम्प्लीटली भर चुका है। तो जो बच्चे लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत मोस्ट हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पे यूपी SSS मैथ से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे और ये एक प्रकार का प्रैक्टिस सेट रहेगा। 25 क्वेश्चन मैथ के आते हैं जो लेखपाल में, तो वो हर एक सेट में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये आप देख पा रहे होंगे कि लेखपाल 2015 ये शिफ्ट फर्स्ट का जो पेपर आया हुआ है, ये सॉल्व करेंगे आज हम लोग। पहले एक डेमो के तौर पे देखेंगे कैसे क्वेश्चन मैथ में आ रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे वाले आने वाले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे जो पेपर आए उसमें 25 के 25 क्वेश्चन टोटल हम लोग कर सके। ये पार्ट फर्स्ट है, और पार्ट फर्स्ट शुरू करते हैं एक 2015 के जो क्वेश्चन पेपर शिफ्ट फर्स्ट में आया था उसका सॉल्यूशन करके। वीडियो शुरू करने से पहले, क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बात और बताना चाहेंगे कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको पूरी तरह से मिल सकें और जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुंच सकें। एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो इस वीडियो से रिलेटेड है, वो क्या है कि हम पहले लेखपाल मैथ का सिलेबस देखेंगे। थोड़ा सिलेबस देख लेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी कर सकेंगे। तो सिलेबस सिंपल सा है, जो सिलेबस आयोग ने डिसाइड किया है उसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कोई नई चीज़ यहाँ पे नहीं ऐड हुई है, बस जैसा कि पिछले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उसी टाइप में इस नए पेपर भी आएंगे, और उम्मीद करते हैं कि अच्छे क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि प्रैक्टिस सेट में कराए जाएंगे आप लोगों को 25-25 क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर जो हमारा सब्जेक्ट है वो मोस्टली मैथ है, मैथ को लेकर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे इस पर। तो अंक गणित और सांख्यिकी से रिलेटेड जो टॉपिक हैं मैथ के, ये है एक नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, परसेंटेज, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता से रिलेटेड, बारंबारता बंटन, सारणीयन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट। ये दो जो चीजें हैं इस पे यूपी SSS का बहुत ही ज्यादा फोकस रहता है। आप लोगों ने देखा होगा जो पेट का पेपर हुआ था उसमें भी पाई चार्ट से अच्छे क्वेश्चन आए थे। तो इस बार भी उम्मीद है जो लेखपाल का मेंस पेपर होगा इसमें भी अच्छे क्वेश्चन पाई चार्ट या दंड चार्ट से आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। आयत चित्र बारंबारता, बहुभुज होता है, केंद्रीय माप, समांतर, माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। तो ये सारी चीजें पेपर में जो प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन होंगे इन्हीं को ध्यान में रखकर सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे आप लोगों को। फिर अलजेब्रा की बात करते हैं, बीजगणित, यहाँ पे LCM है, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, उनमें संबंध, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल प्रमेय, ये सारे टॉपिक हैं जो हमारे अलजेब्रा के हैं, बीजगणित के हैं। रेखा गणित में क्या क्या टॉपिक हैं, त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय और ट्रायंगल्स, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो ये इतने टॉपिक हैं जिनसे मैथ का पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। तो सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल सा सिलेबस है, कोई बहुत लेंदी सिलेबस नहीं है। इसको हम लोग आराम से पढ़ेंगे और सारी चीजें कवर करते चलेंगे। थोड़ा सा एनालिसिस देखते हैं यहाँ पे, जो 2015 में क्वेश्चन पेपर आया है उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो ये मैंने आप लोगों के लिए लगा रखी है एनालिसिस क्वेश्चन। ये फर्स्ट शिफ्ट या प्रथम पाली के क्वेश्चन हैं और ये सेकंड पाली के, द्वितीय शिफ्ट के हैं। तो पहला जो टॉपिक आता है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल एवं परिमाप। तो पहली जो पारी हुई थी, फर्स्ट शिफ्ट हुई थी, यहाँ पे 2 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं और सेकंड शिफ्ट से कोई क्वेश्चन नहीं है। LCM SCF दोनों ही शिफ्ट में क्वेश्चन आया है, पहली शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आया है और सेकंड शिफ्ट में पूरे के पूरे 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। रेशियो प्रोपोर्शनल दोनों, अनुपात समानुपात दोनों शिफ्टों में 2 क्वेश्चन और सेकंड शिफ्ट में 1 क्वेश्चन। क्षेत्रफल एवं परिमाप, तो यहाँ से 3-3 क्वेश्चन देखने को मिला है दोनों शिफ्टों में। वर्क एंड टाइम से 1-1 क्वेश्चन देखने को मिला है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया, अभी हम लोग सॉल्व करा रहे हैं।
मिक्सचर की बात करें तो पहले शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है, सेकंड शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं मिला है यहाँ पे। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति देखते हैं, पहली शिफ्ट में क्वेश्चन मिलता है और जबकि सेकंड शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज पहली शिफ्ट में 2 क्वेश्चन और सेकंड शिफ्ट में 1 क्वेश्चन। सांख्यिकी देखते हैं, स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे 4 क्वेश्चन पहली शिफ्ट पे। ये टॉपिक बहुत फेवरेट रहता है यूपी ट्रिपल का, और इस बात उम्मीद है यहाँ से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पाई चार्ट वाले, एक चार्ट से 2-2, 4-4, 5-5 क्वेश्चन आएंगे इस बार, कंफर्म है। इसी पे बेस्ड सबसे ज्यादा हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो टोटल यहाँ पे 7 क्वेश्चन पिछली बार भी आए हैं दोनों शिफ्ट मिला के, लेकिन इस बार एक शिफ्ट में उम्मीद है 8 से 10 क्वेश्चन आप लोगों को इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। दंड चार्ट, पाई चार्ट, जो भी चीजें होती है सब मिक्स करके बताया जा रहा है। चाल, समय, दूरी, एक क्वेश्चन आया हुआ है। आगे भी कुछ टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक है जो वर्ग एवं वर्गमूल, यहाँ से एक क्वेश्चन आया है। परसेंटेज 3 क्वेश्चन पहली शिफ्ट में, 1 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में। भिन्न एवं दशमलव संख्याएं, एक क्वेश्चन पूछा गया है। लाभ हानि प्रॉफिट लॉस, यहाँ से एक क्वेश्चन आया है। घातांक एवं करड़ी, यहाँ से 1 क्वेश्चन पहली शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं। बीज गणित पे सेकंड शिफ्ट में 1 क्वेश्चन है। साझेदारी में सेकंड शिफ्ट से 2 क्वेश्चन है, और जो एवरेज है यहाँ सेकंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन है। घनमूल, घन एवं घनमूल, यहाँ से 1 क्वेश्चन और त्रिभुज से 1 क्वेश्चन। तो ऐसे ओवरऑल देखते हैं कि लगभग जितने भी टॉपिक मैथ में सिलेबस में दिए गए हैं सब में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे पहली शिफ्ट में आए हो या सेकंड शिफ्ट में आए हो, लेकिन क्वेश्चन आपको मिलेगा। उम्मीद है ये बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों दिया है, यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि वृत्त की जो परिधि होता है, परिधि का शुद्ध फॉर्मूला जो है ये दोस्तों 2 पाई आर होता है, वृत्त की परिधि। और यहाँ पे बोला गया है कि वृत्त की परिधि जो है, परिधि ये व्यास से, व्यास दोस्तों डी से लिखा जाता है, डी प्लस 18.6, ये इतना एक्स्ट्रा है। तो परिधि 2 पाई आर, और जो व्यास है डायमीटर, इसको हम 2r लिख सकते हैं। 2r इक्वल टू 18.6। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2r शिफ्ट कर लेंगे इधर, 2 पाई r माइनस 2r इक्वल टू 18.6। तो यहाँ से 2r कॉमन ले लेंगे, तो वैल्यू आएगी पाई माइनस 1 इक्वल टू 18.6। तो 2r को डायरेक्टली हम लोग d लिख सकते हैं, d डायमीटर होता है, डायमीटर ही हमको फाइंड आउट करना है। व्यास पूछा गया, व्यास। पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 माइनस 1 बराबर 18.6। तो यहाँ पे देखेंगे, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे जब, तो 22 माइनस 7 स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 15/7। तो 22 माइनस 7 तो 5, ठीक है। इसको 18.6 लिखा हुआ है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी ये 18.6 इंटू 7/15। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ेगा। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे अच्छे से, तो यहाँ से देखेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 7 14, 2 5 10, ये 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 3 6। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21 की 1 हासिल है 2, 7 7 9 63 64 65, 7 और 665/75। इसको जब हम डिवाइड कर लेंगे तो 75 से डिवाइड करेंगे 651 को, तो यहाँ पे लगभग 8.68 इसका ए ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे सिंपल सा था, जो लैंग्वेज मेन चीज थी, लैंग्वेज समझना कि लैंग्वेज क्या है। तो लैंग्वेज यही थी कि वृत्त की जो परिधि होती है ये उसके व्यास से, तो देखो ये परिधि जो है, परिधि ये क्या है, व्यास से, ये जो डायमीटर है व्यास से उससे 18.6 सेंटीमीटर अधिक है। तो फिर उसके बाद क्या किया मैंने, फार्मूला रख के यहाँ पे सारी चीजें क्या की, सॉल्व कर ली और सिंपली इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि 2 संख्याओं का एचसीएफ जो है फ्रेंड्स, वो एचसीएफ दे रखा है
एचसीएफ और एलसीएम दोनों अलग अलग दे रखा है 12 और 2448। यदि संख्याओं का अंतर 60 है तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ दिया हुआ है 12 और एलसीएम जो दोस्तों दिया है ये दिया है 2448 और संख्याओं का अंतर डिफरेंस दे रखा है x माइनस, सपोज करते हैं नंबर जो है हमारे पास x और y है तो x माइनस वाई इक्वल टू 60 है। तो यहाँ से हम लोग फार्मूला समझते हैं कि एचसीएफ फार्मूला पता है, पिछली बार कई बार पढ़ चुके, एलसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो ये होता है, तो एचसीएफ 12, एलसीएम 2448 और पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या तो x इंटू वाई हो गया। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 अट्ठे 96, 9 आएगा, 12 चौक 48, 48 और 10 कितना होता है 58, 58 में से 57 के साथ हासिल आएगा 5, तो 12 चौके 48, 49 50, 3 53 की 3, फिर से हासिल 5 आया, तो 12 दूनी 24 और 24 5 29, तो ये हमारे पास आ जाता है 29 376 और x इंटू वाई। अब हमको संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, तो संख्याओं का योगफल x प्लस वाई, तो x प्लस वाई फाइंड आउट करना है। तो हम ये x प्लस वाई को क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब यहाँ पे एक काम किया जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस पे काम क्या किया गया है, यहाँ पे 2xy ऐड किया गया है और माइनस का 2xy सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो क्या मिलता है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो यहाँ से एक फॉर्मूला मिल जाएगा, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस ये 2xy ऐड होके कितना हो जाएगा, ये 4xy हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई दोस्तों दे रखा था 60, तो 60 का स्क्वायर प्लस 4xy और xy की वैल्यू हमारे पास 29,376 है, 29,376। तो यहाँ पे 60 का स्क्वायर 3600 होता है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 29 30, 4 तिया 12, 3 15 और 4 4 9 36, 36 और 1 37, 4 दूनी 8, 3 11, 11 7 75 0 4, ये टोटल आता है। इसको ऐड कर देंगे दोनों को, नंबर x प्लस वाई ऐड करेंगे, तो यहाँ से 4 0 6 5 11 8 8 3 11, तो यहाँ पे आएगा 2, ये नंबर 12 11 0 4 ये आ रहा है। अब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे अंडर रूट, क्योंकि होल स्क्वायर का फॉर्मूला था, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे अंडर रूट आ जाएगा। तो इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा, इस पे देखते हैं अंडर रूट। तो इसमें देखो 2 मिनट के लिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का लास्ट डिजिट जो है 4 है, तो इस नंबर का स्क्वायर करने पे अगर ये वैल्यू आती है तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट जो आएगा इसके स्क्वायर का वो आएगा 16 6, तो ये हमारे पास नहीं हो सकता। इसी तरह इसका भी लास्ट डिजिट जो होगा यूनिट डिजिट वो 6 आएगा, ये भी नहीं हो सकता है। बस इसका क्या करेंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर होगा 64, तो लास्ट डिजिट जो होगा 4 आएगा और इसका भी 4 आएगा। तो इन 2 ऑप्शन में से ही एक ऑप्शन होगा। फिर से क्या करेंगे, अब इनका स्क्वायर करके देख लेंगे, 348 इंटू 348 थोड़ा आसान रहेगा क्योंकि इसका अंडर रूट निकालने से अच्छा है इसका स्क्वायर करके देख लो। तो सी ऑप्शन इसका जो होगा वो राइट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक स्कूटर और मोपेड के मूल्यों का अनुपात 9:5 है। स्कूटर और मोपेड, इसका जो मूल्यों का रेशियो है 9:5 है। एक स्कूटर का मूल्य मोपेड के मूल्य से 4200 रुपये अधिक है। अब देखेंगे यहाँ पे कि रेशियो में कितना एक्स्ट्रा है, तो 4 यूनिट एक्स्ट्रा है, बट रुपीज में कितना एक्स्ट्रा है, तो 4200 रुपये एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती है 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 1050। तो मोपेड का मूल्य पूछा गया, तो मोपेड का मूल्य दोस्तों 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो 1050 से 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो 5250, तो 5250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि तीन संख्याओं का योगफल 392 है। यह पहली संख्या का दूसरी संख्या के साथ रेशियो। लेट सपोज नंबर 3 नंबर्स ए बी सी। तो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो ये हमारे पास दिया हुआ है 2:3। इसी टाइप से दूसरी तीसरी संख्या का जो रेशियो दोस्तों दिया है, दूसरी तीसरी मीन्स B/C, ये होगा 5:8। अब टोटल हमको ABC का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो ABC का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक है, तो देखेंगे यहाँ पे एक स्पेस दिख रहा होगा आपको, ये वाला, ये जगह। तो ये जगह किससे फिल करेंगे? इसी नंबर से फिल कर लेंगे, और ये जगह जो होगी इस नंबर से फिल कर लेंगे 5 से। तो यहाँ पे टोटल जो फाइनली रेशियो हमारा आ जाएगा 5 2 10, 5 3 15, 8 3 24। तो ये हमारे पास ABC में रेशियो आ जाता है। तो इसकी फाइनल वैल्यू जो होगी, अब इसको ऐड कर लेंगे क्योंकि योगफल दे रखा है 392। तो ऐड करने पे हमको क्या मिलेगा? 5 4 9, 2 3 और 4 49 की वैल्यू है 392। क्योंकि ये तीनों नंबर है ABC, तो ABC का जो जोड़ दिया है, योगफल दिया है दोस्तों, वो दिया है 392। तो यहां से इसको डिवाइड करते हैं तो 7 7 49, 7 चौके 28, 7 5 35 और 4 7 6 42, फिर 7 8 56। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू आ जाती है 58। एक यूनिट की वैल्यू है 8। पूछा क्या गया है? तीसरी संख्या पूछी गई है C। तो C स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स हमारे पास क्या है? 24। तो 24 की वैल्यू जो हो जाएगी 8 × 24। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौके 32, 8 दूनी 16 और 3 19। तो 192 इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं थी, आसानी से इसको हम लोग कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है और इसकी भुजाओं का अनुपात 5 12 13 ये रेशियो में दिया है, और इस खेत का क्षेत्रफल एरिया पूछा गया है। तो यहाँ पे जो रेशियो दे रखा है ये आपको दिख रहा होगा कुछ ट्रिपलेट टाइप का। ट्रिपलेट टाइप का मतलब क्या होता है कि ये जो ट्रेंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा, मतलब समकोण त्रिभुज, जिसका ये एंगल 90 डिग्री, जो सबसे बड़ी साइड है 13, ये इसका कर्ण होगा, और एक साइड इसकी लंब होगी और एक साइड आधार होगी। 5 12 13 का ये ट्रिपलेट रहता है, जैसे 3 4 5 का ट्रिपलेट देखा होगा, इसी तरह 5 12 13 का ट्रिपलेट रहता है, और एक ट्रिपलेट देखा होगा 7 24 25, इस टाइप में ट्रिपलेट रहते हैं। मतलब अगर त्रिभुज की इतनी इतनी साइडें दे रखी हैं या इस रेशियो में दे रखी हैं तो वो हमेशा क्या होंगे? राइट एंगल ट्रेंगल होंगे, समकोण त्रिभुज होंगे। तो ये ट्रिपलेट अगर ध्यान रखते हो तो बहुत आसानी मिलेगी इसको क्वेश्चन को करने में। और नॉर्मली क्वेश्चन इन्हीं ट्रिपलेट पे आते हैं जो भी राइट एंगल के एरिया से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें दिया हुआ है कि परिमाप जो है 540 मीटर है। परिमाप मतलब इसका पेरीमीटर, टोटल सम ऑफ टोटल साइड्स, और रेशियो 5 12 और 13 दिया है, तो 5:12:13। तो ये उनकी साइड का रेशियो दिया है, और परिमाप जो होता है वो सभी साइड का जोड़ होता है। तो साइड का जोड़ मतलब 5 + 12 + 13, ये इक्वल होगा हमारा 540 के बराबर। तो यहाँ से इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा 30 की वैल्यू 540। तो यहाँ से अगर 1 की वैल्यू निकालते हैं, 1 की वैल्यू तो 540/30, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे इसका तो 18 आ जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं 1 की वैल्यू 18 आ गई तो 5 की वैल्यू क्या होगी? 5 की वैल्यू 18 × 5, तो ये 90 हो जाएगा। और 12 मतलब दूसरी साइड जो है इसकी वैल्यू क्या होगी? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 × 12, तो ये समथिंग 216 के आसपास आएगा, 216 आ जाएगा। इसी तरह से ये थर्ड साइड भी निकाल सकते हैं कि 18 का 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास जो अदर साइड है वो भी, बट उसकी हमें यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो कर्ण है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ केवल ये इसका जो आधार है बेस और ये हाइट,
इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ट्रायंगल का या त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सिंपल सा एक फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो एरिया निकालना है हमको, एरिया डेल्टा इक्वल टू 1/2। अब देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका जो बेस है वो 5 है, तो 5 रेशियो में था, बट इसकी ओरिजिनल वैल्यू जो आई है 5 की वैल्यू क्या आई है 90, तो इसका बेस जो है वो 90 है। और हाइट इसकी क्या है, हाइट इसकी दोस्तों 12 है, 12, तो 12 की वैल्यू यहाँ से क्या निकली है, तो 12 की वैल्यू निकली है 216। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 216 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 0, 2 8 जा 16, 108 आएगा। फिर इसका 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 8 जा 72, 9 1 जा 9, तो 97 20 वर्ग मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 792 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो इसका एक बेसिक सा फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है। जैसे कि समझ लेते हैं इसको 2 मिनट। जो पहिया होता है, व्हील होता है, ये कैसे दूरी, मतलब इससे दूरी क्या होती है। तो जैसे मान लेते यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया, अब ये पहिया जो है एक पूरा राउंड जब लगाएगा, या इसको हम खोल के, ये पहिया जो है इसको मान लेते हैं वायर का एक पहिया है, तार का या धागे का पहिया है ये, ठीक है। ये एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, इसके लिए क्या करते हैं, इसको यहाँ से कट करते हैं और पूरा तार ऐसे स्ट्रेट कर देंगे। तो तार की जितनी लंबाई होगी इतनी ही ये दूरी तय करेगा एक चक्कर में। अगर आप इसको एक्सपेरिमेंटल करना चाहते हैं तो ऐसा करके देख सकते हैं। मतलब एक चक्कर, पहिए में एक चक्कर द्वारा तय की गई दूरी जो होगी, इस जिस वायर की लंबाई से या जिस वायर से पहिया बना है उस वायर की टोटल लंबाई के बराबर होता है इसकी चली गई दूरी। अब दोस्तों ये क्या होती है, ये इस चीज को हम लोग बोलते हैं परिमाप। परिमाप या त्रिभुज में, इसमें वृत्त के केंद्र में परिधि बोला जाता है कि पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा, तो अपनी परिधि के बराबर। तो जितने चक्कर लगाएगा उतनी दूरी होगी। तो हर चक्कर में कितनी दूरी, मतलब एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होगी, परिधि के बराबर। और जो वृत्त की परिधि होती है 2πr, एक चक्कर में चली गई दूरी दोस्तों कितनी है 2πr। तो इस तरह से वो कई सारे चक्कर लगाता है, तो हम मान लेंगे n चक्कर में चली गई दूरी, n से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इक्वेशन को, तो 2πr n। तो अब यहां से फॉर्मूला बन जाता है कि किसी भी चलते हुए पहिए के द्वारा जो चली गई दूरी है दोस्तों वो कितनी है, n इंटू 2πr। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला याद रखोगे कि पहिए के द्वारा या घूमते हुए पहिए के द्वारा, साइकिल का पहिया, ट्रक का पहिया, रेलगाड़ी का पहिया, कहीं का भी पहिया हो सकता है, उसके द्वारा चली गई जो दूरी है 2πr इंटू n होता है। n क्या है, चक्करों की संख्या, कितने चक्कर लगा रहा है, चक्करों की संख्या। अब यहां से इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, इसको देखेंगे भी। तो क्वेश्चन में दे रखा था कि 21 सेंटीमीटर रेडियस है, 997 मीटर। अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस d की वैल्यू दे रखी है, d 792 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि d इक्वल टू फार्मूला हमारे पास होता है 2πr इंटू n, और चक्कर लगाने होंगे तो चक्करों की संख्या पूछी गई है, तो n इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा d अपॉन 2πr। तो d है 792 मीटर और 2 पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस दोस्तों कितनी दी है, 21 सेंटीमीटर मीन्स 21 अपॉन 100 मीटर। तो ये सारी वैल्यू मीटर में पुट कर दी। अब इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 3 जा 21, और 3 से ये ऊपर की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, 3 2 जा 6, और 3 6 जा 18, और 3 4 जा 12, तो 264 आ गया ऊपर, 3 कैंसिल आउट हो गया। 264 को हम लोग दोस्तों 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4,
अब इसको हम लोग 11 से डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, 11 दूनी 22 और ऊपर हो जाएगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22। यहाँ 2 या 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छक 12, तो अपॉन में 100 है, तो ये वैल्यू हमारे पास n की वैल्यू आती है 6/1/100। अब ये 100 का नॉमिनेटर या ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 600 चक्कर, मतलब 600 चक्कर पहिए को लगाने होंगे, तब वो कितनी दूरी तय कर लेगा, 792 मीटर दूरी तय कर लेगा। तो ये एक सिंपल बेसिक सा फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आया था आपके पेपर में, जो लेखपाल का पेपर हुआ है 2015 में, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएंगे सभी दोस्त, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है, इसका क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है, तो मेज के कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं जो हमारे पास आयताकार टेबल है दोस्तों, वो क्या है, ये ABCD आयताकार टेबल है दोस्तों, ABCD। ऊपरी सतह का परिमाप, परिमाप क्या होता है, फिर से वही चीज आई है, तो इसकी हम चौड़ाई मान लेते हैं x है, तो आमने सामने की भुजाएं क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है, तो ये भी x हो जाएगा, और इसकी लंबाई मान लेते हैं y है, तो दोनों आमने सामने की साइडें y हो जाएंगी। अब परिमाप पूछा जाता है, परिमाप मतलब सभी साइड का सम, सभी भुजाओं का योग। तो भुजाएं कौन कौन सी हैं, x है प्लस y है, फिर से x है, फिर से y है, तो टोटल परिमाप दोस्तों जो आ जाएगा 2x प्लस 2y। यहाँ से 2 हम कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू आएगी x प्लस y, और ये परिमाप हमारे पास दोस्तों कितना दे रखा है, 28। तो परिमाप की जगह हम क्या लिख देंगे, 28। यहाँ से देखेंगे 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो एक वैल्यू हमको मिल गई x प्लस y की वैल्यू 14। अब देखो यहाँ से दिया है कि क्षेत्रफल इसका जो है 48 है, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, ये आप लोगों को पता होगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे लंबाई क्या है y और चौड़ाई क्या है x, तो x इंटू y, और दोस्तों ये क्षेत्रफल जो दिया रखा है वो क्षेत्रफल है 48। तो यहाँ से देखेंगे कि x इंटू वाई की वैल्यू हमको मिल गई 48। अब पूछा है कर्ण की लंबाई, कर्ण क्या होता है, ये AC जो है ये कर्ण है। यहाँ पे एक चीज और पाइथागोरस का यूज होगा, जैसे ABC, ये जो ट्रायंगल हमको दिख रहा है ABC और ये साइड, तो यहाँ पे जब हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे तो पाइथागोरस से ये बेस हो जाएगा आधार, और ये वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो कर्ण की वैल्यू क्या आ जाएगी, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये हमारे पास आधार आ गया। अब ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए सिंपल सा क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 14, इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर 14 का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको जब फॉर्मूला ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 14 का स्क्वायर 196, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 196 माइनस 2xy। अब यहाँ पे देखेंगे कि xy की वैल्यू जो रखी थी वो 48 आई थी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू मिल गई हमको 196 माइनस 2 इंटू 48, तो 196, 48 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 96, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो AC विकर्ण था AC, तो AC पे अंडर रूट लगा हुआ था, तो इसलिए इस इक्वेशन पे क्या करेंगे, दोनों साइड में अंडर रूट लगा देंगे, तो 100 का अंडर रूट जो होगा दोस्तों कितना होगा 10। तो यहाँ पे जो विकर्ण की वैल्यू निकल के आई है बच्चों, वो दोस्तों कितनी निकल के आई है, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होता है।
बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दिया है कि एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो 12, 13, 5 होता है, तो इसका आंसर हमारे हिसाब से 5 होगा। अभी मैंने ट्रिपलेट बताया था कि ट्रिपलेट अगर सबसे बड़ी भुजा, इसको एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेंगे क्योंकि कहीं पर दिया नहीं गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन फिलहाल हम एक तुक्का लगा सकते हैं अपनी तरफ से कि सबसे बड़ी भुजा अगर 13 है तो एक हमने 5 मान ली, एक मान ली 12, क्योंकि 12, 13, 5 ये ट्रिपलेट पता है हम लोगों को, 12, 13, 5 भी देखा। तो अगर 12, 13, 5 मानने से इसका जो परिमाप निकालते हैं, परिमाप तो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आता है कि नहीं आता है, तो इसका जब परिमाप टोटल सम करेंगे 12 + 13 + 5 तो ये लगभग 30 आएगा, जो कि हमारा क्वेश्चन में भी दिया गया कि परिमाप क्या है, 30 है। फिर क्षेत्रफल इसका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। एरिया भी चेक कर लेंगे एक बार, तो एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। एरिया अभी फॉर्मूला बताया था 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस हमने माना 5 और हाइट क्या है 12, तो 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो 6 पंचे 30। तो ये क्षेत्रफल भी 30 है। बाकी दोनों कंडीशन अब हमारे पास सेटिस्फाई कर रही है। इसका मीन्स क्या, ये त्रिभुज कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसकी जो सबसे छोटी साइड है दोस्तों कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है कि किसी काम में एक पुरुष एक महिला से दोगुना तेज है, तो पुरुष को हम P मान लेते हैं, महिला को M से मान लेते हैं। पुरुष महिला अगर एक है तो पुरुष क्या है, दोगुना है, और एक महिला एक लड़के से दोगुनी तेज है, तो बॉय जो होगा, बॉय लड़का, तो महिला दोगुनी है, तो इसको थोड़ा सा हम करेक्शन करते हैं कि बॉय को मान लेते हैं 1, तो जो महिला हो जाएगी ये हो जाएगी 2, क्योंकि महिला जो है लड़के से कितनी है, दोगुनी है, और आदमी जो है मैन वो वुमेन से दोगुना है, महिला से दोगुना है, तो ये 4 हो जाएगा। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ के इसको देखेंगे जरूर, क्रॉस चेक जरूर करेंगे कि ये जो हमने रेशियो बनाया है 4:2:1 का, ये सही है कि नहीं है। दिया, फिर से चेक करेंगे, दिया जैसे कि किसी काम में एक पुरुष एक महिला से दोगुना तेज है, तो महिला से पुरुष क्या है, दोगुना तेज है। एक लड़के से दोगुनी तेज है, महिला लड़के से दोगुनी तेज है, तो डबल हो गया। यदि वे सभी अर्थात एक पुरुष एक महिला एक लड़का मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं, टोटल वर्क जो होता है दोस्तों, टोटल वर्क, ये डे मतलब टाइम इंटू और इफिशियंसी जो क्षमता होती है उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। टोटल वर्क इक्वल टू डे इंटू इफिशियंसी। डे कितना लगा है 4, इफिशियंसी दोस्तों कितनी है 4 + 2 + 1, टोटल तीनों मिलके काम कर रहे हैं 4 दिन में, तो टोटल इफिशियंसी क्या है, 4, 2, 6 + 1, 7, तो टोटल वर्क जो होता है 28 होता है। किसी काम को 4 दिन में अकेले, मतलब लड़का अकेले कितने दिन में कर लेगा दोस्तों, तो लड़का जो है लड़का, तो काम कितने दिन में कर लेगा, तो दिन होता है कुल वर्क बटे उसकी क्षमता, तो टोटल काम है 28, और लड़के की जो एफिशिएंसी है 1 है, तो 28/1, मतलब लड़का जो होगा 28 दिन में पूरा काम कर पाएगा। तो लड़के का आंसर कितना आ गया, 28 आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आज का। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दिया हुआ है कि 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है, इसमें से कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा तरीका मिलेगा कि देख के मजा आ जाएगा आप लोगों को, कहीं भी पढ़ा होगा इसका बेस्ट सॉल्यूशन आपको अब यहाँ मिलने वाला है। चलिए देखते हैं क्या दिया है कि अम्ल, एसिड और वाटर, अम्ल और पानी, इसका जो रेशियो बच्चों क्या दे रखा है दोस्तों, 2:1। बहुत सिंपल तरीका है, आराम से समझना। जो पहला रेशियो दे रखा है वो 2:1 दे रखा है, इसका कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात क्या हो जाए, 1:2 हो जाए।
तो यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, क्या चीज मिलाई जा रही है। अम्ल मिलाया जा रहा है कि पानी, तो लिखा है कि कितना पानी और मिलाया जाए। तो पानी की मात्रा बदली जा रही है, यहाँ पे पानी की मात्रा बदली जा रही है, लेकिन अम्ल की मात्रा क्या रखी गई है, कांस्टेंट। पानी की मात्रा बदल रहे हैं लेकिन अम्ल बदला गया है, नहीं बदला गया है। तो क्या करेंगे हम लोग कि अम्ल की मात्रा, जो अम्ल का रेशियो है, ये बराबर कर लेंगे। जैसे पहली कंडीशन में अम्ल कितना था, 2 यूनिट, और दूसरी कंडीशन में अम्ल को दिखा रहे हैं वो लोग 1 यूनिट। तो हम लोग इसको डबल कर लेंगे, मतलब इसको बराबर कर लेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नया यहाँ पे आ जाएगा 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 4। तो अब जो रेशियो आ गया, अम्ल और पानी का अनुपात आ गया दूसरी कंडीशन में 2:4। पहली कंडीशन में जो था वो 2:1 था, और दूसरी कंडीशन में 2:4। ऐसा क्यों, क्योंकि सवाल में बोला गया है कि पानी मिलाया गया है और अम्ल बिल्कुल भी नहीं छेड़छाड़ की गई है। तो ऐसे सवालों में सबसे सिंपल तरीका यही होता है कि जो चीज कांस्टेंट रहती है, जो चीज मिलाई नहीं जा रही, निकाली नहीं जा रही है, उसको बराबर कर लेते हैं। जैसे अम्ल से यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो हमने क्या किया, अम्ल की मात्रा को बराबर कर लिया। तो अब देखो साफ साफ दिख रहा है कि पानी पहले क्या था, 1, पानी 1 था, और अब कितना हो गया है, 4। तो कितना इंक्रीज हुआ पानी, पानी इंक्रीज हुआ है 3 यूनिट। एक चीज और देखेंगे, सवाल में जो टोटल मिश्रण दे रखा था वो 60, और यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग जो टोटल मिश्रण है, पानी शुरुआत मतलब पहले की कंडीशन में 2 + 1 = 3, और ये वैल्यू दे रखी है 60 लीटर, मतलब 3 यूनिट है 60 लीटर, तो 1 यूनिट हो जाएगा 20 लीटर। अब यहाँ से देखेंगे 3 यूनिट पानी बढ़ाया जा रहा है, तब जाके रेशियो 1:2 हुआ था। तो 3 यूनिट की वैल्यू जो होगी बच्चों, 3 यूनिट की वैल्यू जो होगी 60 हो जाएगी। तो 60 इसका जो होगा राइट आंसर होगा। 60 लीटर पानी मिलाने पर जो रेशियो होगा जस्ट रिवर्स हो जाएगा। पहले रेशियो 2:1 था, और अब रेशियो कितना आ गया, 1:2। तो ये बेस्ट सॉल्यूशन है। ये तरीका क्या है कि इससे आप और भी जितने इस टाइप के सवाल होते हैं वो भी कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल बस यही सवाल कर लिया। इस क्वेश्चन को करने की तो और भी ट्रिक है। इसको हम लोग डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि अगर रेशियो जस्ट रिवर्स हुआ है, ठीक है, तो जितना मिश्रण था पहले उतना ही उसमें मिला दिया गया है। तो ये डायरेक्टली याद रख सकते हैं। बट ये जो मेथड है ये कई सारे क्वेश्चन में आप लोगों को हेल्प करेगा। अगले प्रैक्टिस सेट में या अगले जो हमारे मॉडल टेस्ट होंगे उसमें जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर भी ऐसे ही मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। और भी अच्छे अच्छे मेथड सीखने के लिए बस लगे रहिए, आखिर तक जुड़े रहिएगा वीडियो से। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और अपने दोस्तों में जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, त्रिभुज ABC में यदि कोण A 90 डिग्री है। अब इसमें क्या बोल रहा है, 90 डिग्री है, मतलब ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है ABC। अब जो होता है कोण A के सामने की साइड स्मॉल a, कोण B के सामने की साइड स्मॉल b, कोण C के सामने की साइड स्मॉल c। और A की वैल्यू दे रखी है 25 सेंटीमीटर, B की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। अब 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। वैसे वो ट्रिपलेट अभी याद होगा 7 24 25। इसको 2-4-5 ट्रिपलेट आप जरूर रख लेंगे, कॉपी पे लिख के रख ले। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि अगर एक वैल्यू 7 है, एक वैल्यू 25 है, तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, 24 होगी। तो इसका जो C आएगा वो 24 ही आएगा। फिलहाल हम इसको पाइथागोरस लगा के सॉल्व करके दिखा रहे हैं। पाइथागोरस होता है कर्ड स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि कर्ड की वैल्यू 25 है, 25 का स्क्वायर, बेस आधार है, निकालना है हमको, लंब दिया है 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा, आधार स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। ये 49 ट्रांसफर कर देंगे तो 625 माइनस 49 इक्वल टू A स्क्वायर। और यहाँ पे जब इसको सेपरेट करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 में से 9 गया 6, और इधर 11 में से 4 गया 7। सिंपली यहाँ पे बचेगा 576 इक्वल टू A स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा। 576 किसका रूट होता है दोस्तों, 24 का होता है। तो थर्ड साइज आ गई हमारे पास 4, 24
वैल्यू पूछी गई है 10b की। तो 10b की वैल्यू देखते हैं दोस्तों, ये है 10b। तो 10b के अकॉर्डिंग वैल्यू बतानी है हमको। अगर ये 10b, ये 10b है, अगर ये कोण हमको लेना है थीटा, तो जो परपेंडिकुलर लंब होगा इसके सामने वाली साइड होगी। और तो पता है अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो सी क्या हो गया, इसका बेस। बाकी 10 थीटा 10b वैल्यू आप लोगों को पता है दोस्तों, AC बटे AB, मतलब लंब बटे आधार। तो दोस्तों माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, यहाँ पे 7/24 इसका जो होगा वो राइट आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था 7/24। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यदि किसी धनराशि पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया, 1 पैसा प्रति रुपया, मतलब ब्याज जो है दोस्तों वो कितना है, 1 पैसा, और मूलधन जो है, मूलधन P, ये है 1 रुपया। 1 रुपया मीन्स 100 पैसा। ये आप लोग जानते होंगे 1 रुपया मीन्स कितना होता है, 100 पैसा। प्रति माह हो तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक ब्याज की दर, तो सिंपल इंटरेस्ट, डायरेक्ट हम इसको लगा सकते हैं कि एक पैसे का ब्याज जो है 1 रुपये पे है, और ये 1 महीना टाइम जो दिया है प्रति महीना दिया है, मतलब 1 मंथ की वैल्यू है ये 1 मंथ। तो ये टाइम 1/12 ईयर हो जाएगा, क्योंकि प्रतिवर्ष होता है वार्षिक ब्याज की दर 1/12 ईयर। तो यहाँ से जो टोटल आ जाएगा 1/100, मतलब क्या होता है कि 1 रुपये का ब्याज है 100 पैसे, मतलब 1 पैसे का ब्याज है 100 पैसे पर कितने टाइम के लिए, तो वो टाइम दे रखा है 1/12 ईयर, मतलब 1 मंथ का है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 1 मतलब मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी और इंटू 100, तो वार्षिक प्रतिशत है तो ब्याज की दर इंटू 100, तो 100 वो हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा फार्मूला यूज करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मतलब ब्याज बराबर SI = PR/T/100 ये होता है। सिंपल इंटरेस्ट है 1 पैसा, तो मूलधन कितना है 100 पैसा। रेट हमको पता करना है, टाइम है 1/12 ईयर अपॉन में 100। तो देखेंगे यहाँ से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रेट जो हमारा आ गया दोस्तों वो 12% आ गया। 12% इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी से, ज़्यादा समय ना लेते हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे कि 50 प्रेक्षणों के एक समूह का मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन जो दिया है वो 8 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा किया जाए तो मानक विचलन का मान क्या होगा। तो मानक विचलन का मान दोस्तों, मानक डेविएशन जो होता है, मानक विचलन, इसमें डायरेक्टली जितना भी गुना या जितना भी डिवाइड किया जाता है वो डायरेक्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 से डिवाइड करने के लिए बोला गया होता कि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से डिवाइड कर दिया गया है, तो जो इसका फाइनल मानक विचलन था उसको 2 से डिवाइड कर देते। लेकिन मल्टीप्लाइड के लिए पूछा गया तो डायरेक्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 दूनी 16, ये इसका बिल्कुल फिट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया है कि x के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या होगा, 27 होगा। अब बहुलक की बात आती है, तो बहुलक पता है जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया हो वो बहुलक होता है। तो काउंट कर लेते हैं एक बार। देखो 25 को पहले देखेंगे, 1 2 3 बार। 25 जो है दोस्तों ये 3 बार आया हुआ है। 26 देखते हैं, 1 2 3, 26 भी 3 बार आया हुआ है। 27 1 2 3, 27 3 बार आ चुका है 27। और 23 की बात करते हैं, 23 तो 1 बार आया है, 24 1 बार आया है। अब x की वैल्यू क्या रखी जाए कि बहुलक 27 हो जाए, तो देखते हैं कि 25 3 बार आया है, ठीक है दोस्तों। 26 भी 3 बार आया है और 27 भी ऑलरेडी 3 बार आ चुका है। अब x की जगह पर हम क्या रखें कि जो बहुलक हो जाए हमारा वो 27 ही काउंट किया जाए। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर x बराबर हमको 27 रखना पड़ेगा, जिससे कि 27 4 बार आ सके और ये बहुलक बन जाए 27। बाकी बहुलक ना बन पाए क्योंकि वो दोनों क्या है, 3 3 बार हैं, बराबर है। तो जो 4 बार आया होगा वही बहुलक बन पाएगा।
तो यहाँ पे क्या होगा कि 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 27 अगर x की वैल्यू लेते हैं तो हमको जो बहुलक मिलेगा वो 27 मिलेगा। अगर 27 नहीं लेते हैं, कुछ और लेते हैं, तो 27 बहुलक फिर नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे शो दे रखा है कि 1, 6, 8, 3, 2 के माध्य और माध्यिका का योगफल ज्ञात करो। माध्यिका सिंपल सी पोजीशन है, इसको पहले आरोही क्रम में लिखते हैं 1, 2, 3, 6, 8। आरोही क्रम में लिखते हुए जो बीच का नंबर होता है वही हमारी माध्यिका होती है। तो छोटे नंबर है हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। माध्यिका कितनी है? 3। माध्य निकालना है तो माध्य का सिंपल फार्मूला होता है 1 + 2 + 3 + 6 + 8 बाई टोटल नंबर कितने हैं? 5। तो ऊपर टोटल ऐड करेंगे 2 1 3 3 6 12 20 20/5 5 चौके 20। तो माध्य इसका क्या आ गया? 20। अब माध्य प्लस माध्यिका का सम पूछा गया है, 4 + 3 डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन द्वारा, 17/22 भाग मतलब अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन द्वारा, 17/22 भाग द्वारा तथा शेष 1 किलोमीटर पैदल चलता है, तो वह कितनी दूरी से चलता होगा। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शंस दे रखे हैं इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो एक 2/11 है, एक 17/22 है। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे कि जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस जो इसका हर है 11 और 22, इसी का एलसीएम ले लेते हैं। टोटल डिस्टेंस ले लेते हैं 22। अब ये टोटल डिस्टेंस ये 3 पार्ट में कवर कर रहा है, ठीक है। पहला क्या कर रहा है? 2/11 मतलब 22 का 2/11 भाग ये है ट्रेन द्वारा चलेगा, तो कितनी दूरी चलेगा? ये 4 किलोमीटर। फिर आगे की दूरी जो है ये टोटल का 17/22 से चल रहा है, तो 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 17 से चलेगा। अब कह रहा है शेष दूरी 1 किलोमीटर पैदल चलता है। शेष दूरी मतलब क्या हुआ? ये कितनी दूरी चल चुका है? तो आप लोग कहेंगे ये दूरी चल चुका है 17 4 21 दूरी चल चुका है। अब बची कितनी है? टोटल डिस्टेंस 22 थी और 21 ऑलरेडी चल चुका है, तो कितनी डिस्टेंस या कितने यूनिट चलना बाकी है? ये यूनिट मान लेते हैं कि 22 यूनिट है, 4 यूनिट पहले चलता है, 17 यूनिट बाद में चलता है, तो टोटल कितना यूनिट चला? 21 यूनिट। तो कितना यूनिट कब चला? कितनी यूनिट चलने को बचा है? तो कहेंगे 22 टोटल था, 21 चल चुका है, तो 1 यूनिट बचा। और 1 यूनिट ही क्या बोला गया है कि 1 किलोमीटर पैदल है, मतलब जो बची हुई दूरी है वो पैदल चलता है 1 किलोमीटर। तो टोटल कितना है? टोटल दोस्तों हमारे पास टोटल क्या बना था? 22 यूनिट। तो यहाँ पे 22 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 22 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 22 किलोमीटर। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग बेसिक तरीके से भी सॉल्व करेंगे तब भी सिंपली आ जाएगा, बाकी कोई इसमें परेशानी की समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अवकलित करते समय है कि बारंबारताएं वर्गों के ऊपर सीमाओं पर केंद्रित होती हैं, वर्गों की निम्न सीमाओं पर केंद्रित होती हैं, सभी वर्ग पर समान रूप से बंटित हैं, वर्गों के वर्ग अंक पर केंद्रित होती हैं। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था थोड़ा सा। यहाँ पे इसको अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन जो दिए हैं कि वर्गों की ऊपरी सीमाओं पर केंद्रित है, वर्गों की निम्न सीमाओं पर केंद्रित है, और तीसरा ऑप्शन सभी वर्ग पर समान रूप से केंद्रित है, और चौथा ऑप्शन जो है वर्गों के अंकों, वर्गों के वर्ग के पर केंद्रित। तो यहाँ पर इसका वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित था, ये ऑप्शन सही मिल जाएगा। वर्ग अंतराल होते हैं और उनका स्क्वायर होता है, अंकों पर केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे वैल्यू दे रखी है कि 930.25 के वर्गमूल में कौन सा सबसे छोटा भिन्न घटाया जाए। वर्गमूल में कौन सा सबसे छोटा भिन्न घटाया जाए जिससे प्राप्त परिमाण या परिणाम एक पूर्ण संख्या हो, पूर्ण नंबर हो। तो 930.25 इसका जो वर्गमूल अगर हम लोग निकालेंगे 930.25, तो इसका जो मेथड होता है सिंपल ये होता है
इसका जोड़ा ये 9। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले 9 को देखेंगे, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा, प्लस 3 ये 6 हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, 30 उतारेंगे तो 60। यहाँ पे 6 आया है तो एक नंबर ऐड किया 0, तो इधर भी 0 लगा लेंगे। तो अब देखेंगे यहाँ पे कि वो 30 था। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि ये 0 करेंगे तो ये 0 0 आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑलरेडी क्या रहेगा, 30 ही रहेगा। 30 के बाद 25 भी यहाँ पे उतार लेंगे। पॉइंट मान लेते हैं ही नहीं थोड़ी देर के लिए, बाद में पॉइंट को सपोज कर लेंगे। तो यहाँ 0 ऐड किया तो 60 ही आया। अब जो 30 और 25 टोटल वैल्यू आई है, इसको हम लोग लगभग ये 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट को अभी थोड़ा सा हटाते हैं, तो 5 से करेंगे 5 25, 5 6 30, तो पूरा यहाँ पे ये क्रॉस, ये मतलब डिवाइड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वैल्यू आती है ये 30.5 आ जाती है। अब क्या होगा कि अब कितना नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए कि वो जो परिणाम है एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ देखेंगे जो 0.5 है, अगर ये ना होता तो 30 क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती। तो 1/2 जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल सवाल था बट अच्छा था। ऐसे लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे और आगे आने वाले सेट में भी इस टाइप के टेक्निकल क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको देखने के, जिससे इन ऐसे क्वेश्चनों की आपको आदत पड़े, तो पेपर में आप लोग क्वेश्चन गलत ना करें। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है कि 300 ग्राम की चीनी के विलयन में 40% चीनी है। अब विलयन होगा तो चीनी होगा और साथ में क्या होगा, पानी होगा। अब सीधा सा बोला जा रहा है कि 40% चीनी है दोस्तों, तो 60% क्या होगा, पानी होगा। इसका अगर रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो 2:3 आ जाता है कि चीनी और पानी का अनुपात क्या है, 2:3। इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि विलयन में चीनी कितनी हो जाए, 50% हो जाए। अब बोल रहा है 50% अगर चीनी हो गई तो पानी कितना होगा, पानी 50% हो जाएगा। तो यहां से जब रेशियो देखेंगे तो 1:1 आएगा, 1:1। अब यहाँ सिंपल सा पहले क्वेश्चन में देखो क्या चीज कांस्टेंट है, क्या चीज मिलाई जा रही है। तो बोला गया है कितनी चीनी मिलाई जाए, मतलब पानी तो मिलाया नहीं गया है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम पानी को इक्वल कर लेंगे। कैसे इक्वल करेंगे, तो कोई नंबर देखेंगे जिससे मल्टीप्लाई करके पानी इक्वल आ जाता है तो उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। तो देखेंगे पानी अब दोनों केसेस में क्या हो गया, इक्वल हो गया है। बट चीनी क्या हुई है, 1 यूनिट इंक्रीज हो गई है, 1 यूनिट चीनी इंक्रीज हुई है। तो अब इसी की वैल्यू हमको पता करना है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या होता है कि टोटल 2 + 3 मतलब 5 यूनिट की वैल्यू है 300 ग्राम चीनी। 300 ग्राम टोटल बिलियन था, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आती है 60 ग्राम। तो 1 यूनिट जो था, 1 यूनिट चीनी इंक्रीज की गई थी। 1 यूनिट चीनी इंक्रीज करने का मतलब कितने ग्राम इंक्रीज की गई है, 60 ग्राम इंक्रीज की। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, किसी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर 407 है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो कोई नंबर है, उसमें पहले 8% उसका जोड़ा गया है, फिर 3% घटा दिया गया है। इसका तरीका, सबसे सुंदर तरीका क्या रहेगा ये देखते हैं। जैसे बोला गया किसी संख्या में 8% जोड़ने पर, लेट सपोज नंबर x है, x को मान लिया। अब x में 8% जोड़ दिया, ठीक है दोस्तों। फिर कह रहा है और 3% घटा दिया। अब इसी संख्या में क्या किया, 3% हमने डिक्रीज कर दिया। अब जो डिफरेंस आया है इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस दोस्तों क्या होता है, जैसे x + 8 माइनस डिफरेंस आया है x - 3, मतलब पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटा देंगे। ये डिफरेंस जो है ये 407 के बराबर है। तो यहां से देखेंगे x + 8 माइनस x माइनस माइनस + 3 = 407। x कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 3 11, 11 यूनिट की वैल्यू आ गई 407। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, 11 3 33, 11 7 77। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 37। तो मूल संख्या पूछी गई है दोस्तों, x की वैल्यू पूछी गई है। मूल संख्या मतलब 1 की वैल्यू अगर 37 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 3700। तो ये इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे इफेक्टिव रेट की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ये फार्मूला हम लोग आगे देखेंगे।
ये इसका जो होगा बेस्ट सॉल्यूशन होगा अकॉर्डिंग टू मी। तो अच्छे से देखते हैं, मतलब इसमें क्या हुआ है कि 5% जोड़ा जा रहा है और 3% घटाया जा रहा है। तो टोटल जो डिफरेंस आया है 8 माइनस माइनस का 3, तो डिफरेंस 11 का आया है। और ये डिफरेंस जो है ये 407 के बराबर है। तो 407 के बराबर रख के इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है कि 5 सही 3/4, 4 सही 4/5, 7 सही 3 के योगफल में कौन सा भिन्न जोड़ा जाए ताकि परिणाम क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए, मतलब पूर्ण संख्या आ जाए। तो इसको डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं। 5 सही 3/4 प्लस 4 सही 4/5 प्लस 7 सही 3/8। तो हम लोगों ने क्या किया था कि इसका जो टोटल इंटीजर पार्ट है 5, 4, 7, इसको अलग कर लेते हैं, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है मतलब भिन्न वाला पार्ट है इसको अलग कर देते हैं। तो 5 प्लस 4 प्लस 7 इसको डायरेक्टली हम ऐसे ऐड कर सकते हैं, और ब्रैकेट में आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 4/5 प्लस 3/8। अब जो इंटीजर पार्ट इसका ऐड करते हैं 7 4 11 और 11 5 16 प्लस इसका जो ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, इसको देखते हैं। 3/4 प्लस 4/5 प्लस 3/8। डायरेक्टली सम करेंगे तो 4 और 5 चौको 20 एलसीएम मिलेगा, 5 3 15, 4 चौके 16, 15 दूनी 30, 31/20 प्लस 3/8। फिर से एलसीएम लेते हैं, 20 × 8 तो 8 एकम 8, 8 3 24, 248 प्लस 20 3 60। तो यहाँ से आ जाएगा 308/20 × 8। ये देखेंगे डिवाइड कर देंगे, 8 3 24 और 2 से 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 4 से काटेंगे, 4 3 12, 3 4 8 32, 4 से नहीं 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, तो आ जाता है 77/40। तो 77/40 इसमें बोला गया है कि एक पूर्ण संख्या में क्या सबट्रैक्ट डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा 40। एक बार 40 यहाँ से माइनस हो जाएगा तो 1 प्लस 37/40। तो 1 जो होगा ये वैल्यू यहाँ पे ऐड हो जाएगी 16 में 1, और इन ब्रैकेट में क्या रहेगा 37/40। तो ये 17 हो जाएगा, 17 37/40। अब 1 से जब इसको हम लोग माइनस करते हैं 37/40 को 1 से घटा देंगे, क्योंकि यही वो पार्ट है जिसकी वजह से वो वैल्यू जो होगी पूर्ण वर्ग नहीं बन पा रही है। तो इसको क्या कर दिया जाए कि पूर्ण संख्या प्राप्त करने के लिए संख्या में से 3 अब इसको जब 1 से हम लोग माइनस कर देंगे 1 माइनस 37/40, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/40। तो 3/40 अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पे 3/40 इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, बजट के पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और बजट में फिर 10% बढ़ाई जाती है, तो कार की कीमत में कुल प्रतिशत। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लोग अच्छे से यूज कर सकते हैं कि जब दो कॉन्जिक्यूटिव परसेंटेज घटाए या बढ़ाए जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि ये वैल्यू यूज हो जाती है। जैसे कार का जो है कास्ट प्राइस तो होगा रहेगा सेम, जो उसकी लागत कीमत है सेम है, बट उसकी वैल्यू क्या कर रहा है कि एक बार 30% से बढ़ा रहा है, उसके बाद फिर से 10% के लिए बढ़ा देता है। तो टोटल जो इंक्रीमेंट हुआ है उस कार की वैल्यू पर, वो इंक्रीमेंट जो है परसेंटेज में बताना है हमको। तो डायरेक्टली इसका यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या फिर और भी कई सिस्टम होते हैं जैसे फ्रैक्शन में चेंज करके भी कर सकते हैं। बाकी आप लोग ये फॉर्मूला अगर याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। जैसे a की वैल्यू 30 प्लस 10 दोनों बार बढ़ाया जा रहा है, तो दोनों बार हम इसको क्या कर लेंगे, प्लस की वैल्यू ले लेंगे, और डिवाइडेड बाई इधर 100, तो 30 और 10 40 प्लस 3 43% जो होगा टोटल इंक्रीमेंट आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एक और तरीका रहता है
कि 30% इंक्रीमेंट किया गया है, तो 30% का जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 3/10 आएगा। तो पहले की वैल्यू ये क्या है, इसकी ओरिजिनल वैल्यू, ये हो गई उसकी बढ़ी हुई वैल्यू। तो पहले की वैल्यू 10 है, ये पहले की है और ये बढ़ी हुई है। तो पहले 10 है, 3 इंक्रीज हो गई, तो अब कितनी हो गई, 13। उसके बाद क्या गया, फिर 10% इंक्रीज किया गया है, बढ़ाया गया है। तो 10% का फ्रैक्शन 1/10, तो 10 इसका जो है मूल वैल्यू है, 1 बढ़ाई गई है। तो पहले की वैल्यू 10 है और 1 बढ़ा दी गई, तो कितनी हो गई, 11। अब यहां से इनका मल्टीप्लाई करेंगे 100, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 11 3 33, 11 1 11 3, 11 3 हो जाता है दोस्तों 14। तो देखेंगे 100 पे कितना इंक्रीज हुआ है, 43। तो जो नंबर, जो भी वैल्यू, जो भी क्वांटिटी 100 से इंक्रीज होती है वो उतना ही परसेंटेज बन जाती है। तो 43% इसका बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे देखेंगे क्या दिया है, 27 की पावर x, 9/3 की पावर x, तो 1/x की पावर 4 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 27 जो दिया है इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 की पावर 3x इक्वल टू 9/3 की पावर x। ये 3 की पावर x का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 की पावर 3x इंटू 3 की पावर x इक्वल टू 9। तो टोटल यहाँ से वैल्यू जो आ जाएगी 3 की पावर 4x इक्वल टू 3 की पावर 2, क्योंकि 9 को हम लोग 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बेस बराबर है तो इनकी पावर को हम कंपेयर कर लेंगे, तो 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे x की वैल्यू क्या मिल गई, 1/2। अब 1/x की पावर 4 दिया है, तो 1/2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 ये नॉमिनेटर में ऊपर चला जाएगा अंश में, तो 2 की पावर कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। बच्चा बच्चा ये जानता है। अगर आपको नहीं पता है तो बहुत ही बेकार बात है, इसलिए वीडियो पूरा देखें और सारे वीडियो देखें जितने हैं, जिससे सारी चीजें, सारी जानकारी आपको मिलती रहे। अभी ये तो प्रीवियस ईयर है, फिलहाल तो नॉर्मली चल रहा है, लेकिन जैसे ही हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे तो उसमें सांख्यिकी से रिलेटेड, चार्ट से रिलेटेड, पाई चार्ट से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो सिंपल सा है, दोगुनी हो जाती है मतलब 100 से कितनी हो गई फ्रेंड्स, वो हो गई 200। अगर कोई भी वैल्यू 100 से 200 हो जाती है तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितनी बढ़ गई है, 100। तो कह रहा है कि कोई वैल्यू क्या होगी, साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों में क्या होगी, दोगुनी हो गई। तो हमने मान लिया कि 100 थी पहले, ठीक है, 10 साल में कितनी हो गई, दोगुनी, मतलब 200 हो गई। कितनी बढ़ी, 10 बढ़ी। तो इसका जो ये 100 है, 100 बढ़ी, ये है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला SI इक्वल टू PRT इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। तो यहाँ पे 10 सालों में कितना ब्याज मिला है, 100। मूलधन दोस्तों कितना था, 100। रेट क्या था पता नहीं, टाइम कितना है 10, अपॉन में 100, देखेंगे 100 कैंसिल आउट, 10। तो R की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ गई, 10%। तो 10% जो इसका होगा वो ब्याज की दर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये क्वेश्चन दे रखा है कि कोई व्यक्ति 8 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 1.25 प्रति वस्तु की दर से बेच देता है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ टोटल इसका, कितनी वस्तुएं थी, 10, और एक वस्तु की कीमत दी है 1.25। तो टोटल उसने बेच के कितना रुपया कमाया है, वो 12.5 रुपया कमाया है। बट उसने खरीदा कितने का था, कॉस्ट प्राइस कितनी थी बच्चों, उसकी कॉस्ट प्राइस दोस्तों थी कितनी, 8 थी। अब कॉस्ट प्राइस क्या है, 8 रुपए की 10 चीजें खरीद के लाता है, 12.5 की बेच देता है, तो कितना लाभ हुआ उसको, कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप कहेंगे 4.5, मतलब 4.5 का प्रॉफिट हो गया। अब 4.5 का प्रॉफिट हुआ है, वो कितने पे हुआ है, 8 पे हुआ है। टोटल प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 आएगा, ये कैंसिल आउट। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 45 इंटू 5, 5 25 की 5 80 ले दो, 5 के 20, 225/4।
तो 225/4 को डिवाइड करेंगे, 4 पंचे 20, 2 22, 4 छक 24 और 1 25, 56 सही, 1/4 बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होता। तो ये हमारे आज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। दोस्तों बहुत बहुत थैंक्स पूरा वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ सपोर्ट करें और थोड़ा सा वीडियो को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंच पाए। और आप लोगों का बहुत थैंक्स, जो भी दोस्त, जो भी भाई बहन वीडियो पूरा देखते हैं उनको बहुत बहुत थैंक्स। और बस यही लास्ट में कहना चाहेंगे कि वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं जस्ट ही अगले वीडियो में। इसका शिफ्ट 2 का एनालिसिस लेके पूरा सॉल्यूशन करेंगे और फिर आगे मॉडल टेस्ट पे आएंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं।